कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां ट्रैफिक इतनी अधिक है कि आधे घंटे की ड्राइव करने में 2 घंटे लगते हैं, जहां लाखों लोग नाजुक टिन की झोपड़ियों में रहते हैं और जिस हवा को आप सांस लेते हैं वह दुनिया की सबसे प्रदूषित में से एक है। ये जीवन है बांग्लादेश में, एक ऐसा देश जो अद्भुत सहनशीलता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की कठिनाइयां सोचने से परे हैं। एक ऐसे स्थान पर जागना कैसा होता है जहां गरीबी, प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि रोज टकराते हैं। लोग इस विपरीतता में कैसे जीवित रहते हैं और यहां तक कि फलते फूलते हैं। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम बांग्लादेश के अंधेरे पक्ष को उजागर करेंगे, एक वास्तविकता जिसे आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप इसे खुद नहीं देखेंगे। एक वास्तविकता जिसे आप तब तक नहीं देखें। क्या आप बांग्लादेश की यात्रा की योजना बना रहे हैं? आपकी यात्रा की शुरुआत ढाका से होती है, जो देश का सबसे बड़ा शहर है, जहां 15 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। ये एक हलचल भरा महानगर है, जहां हॉर्न की आवाजें, सड़क विक्रेता और लगातार गतिविधि सुनाई देती है। ढाका की यात्रा करना आसान है, यहाँ कई देशों से सीधे उड़ानें उपलब्ध है। हालांकि यदि आपको वीजा की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे पहले से प्राप्त कर लें। अंतिम क्षण में तनाव नहीं होना चाहिए। जब आप ढाका में पहुंचेंगे तो पहली चीज जो आपको दिखाई देगी वह है ट्रैफिक। टुक टुक, भरी हुई सड़कें और लगातार हॉर्न बजाना। यहां घूमना एक रोमांचक अनुभव बनाता है। एक टुक टुक की सवारी एक उबड़ खाबड़ अनुभव हो सकती है, खासकर जब आप एक दोस्त के साथ हों, क्योंकि संकीर्ण सड़कें वाहनों, लोगों और जीवन के अराजक प्रवाह से भरी होती है। लेकिन ट्रैफिक केवल एक असुविधा नहीं है, ये ढाका की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और बिगड़ती अवसंरचना का प्रतीक है। सड़कें भीड़भाड़ से भरी हैं और शहर बढ़ती जनसंख्या के साथ तालमेल रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ रहने की चुनौतियां वास्तविक हैं और इन्हें हर कोई महसूस करता है। इसका ढाका के लोगों पर क्या असर पड़ता है? हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम जल्द ही ये जानें कि ढाका के लोग इन बाधाओं का सामना कैसे करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ढाका शहर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी अवसंरचना इसके साथ तालमेल नहीं रख पा रही है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या। ढाका के 4 मिलियन से अधिक निवासी अस्थायी घरों में रहते हैं, जो धातु की चादरों, प्लास्टिक और पुनर्नवीनीकरण लकड़ी से बने होते हैं। जबकि ये घर भीड़भाड़ और नाजुक होते हैं, ये लाखों लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं जिनके पास कोई और जगह नहीं है। इन बस्तियों में जीवन बेहद कठिन हो सकता है। स्वच्छता और साफ पानी की पहुंच सीमित है, जिससे स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के प्रबंधन में चुनौतियां आती है। ये वातावरण बीमारियों का प्रजनन स्थल बनाता है, क्योंकि बारिश का पानी अक्सर संकीर्ण गलियों और सड़कों में बाढ़ ला देता है। इन कठिनाइयों के बावजूद निवासी अपने दैनिक जीवन में अद्भुत सहनशीलता दिखाते हैं। सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है। कई घर सस्ते सामग्रियों से बने होते हैं, जो चरम मौसम में गिरने की संभावना रखते हैं। आग का खतरा भी एक निरंतर समस्या है, क्योंकि परिवार खुले आग में खाना बनाते हैं। फिर भी इन जोखिमों के बावजूद ढाका के लोग अनुकूलित होते रहते हैं और चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूत समुदायों का निर्माण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कपड़े पहनते हैं उनके पीछे कौन है? आइए हम इसे उजागर करें और आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले, यदि आप किसी भी तरह से मेरी मदद कर सकते हैं, तो बस 10 सेकंड का समय निकालकर नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सब्सक्राइब करें। इससे इस चैनल को बहुत मदद मिलेगी। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करूंगा कि ये शो आपके लिए और भी बेहतर हो। क्या ये एक समझौता है? बांग्लादेश में ये वस्त्र उद्योग के श्रमिक है, एक ऐसा उद्योग जो अपनी वैश्विक सफलता के बावजूद शोषण और अत्यधिक कठिनाइयों की नींव पर खड़ा है। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र उत्पादकों में से एक है, जो लेवीज, ज़ारा और H&M जैसे वैश्विक फैशन ब्रांडों को आपूर्ति करता है। इस उद्योग ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद की है, लेकिन इसके लिए भारी मानव लागत चुकानी पड़ी है। दुनिया भर के कई कारखानों में काम करने का वातावरण अक्सर अपेक्षाओं से बहुत दूर होता है।
इन वातावरणों में श्रमिक अक्सर भीड़-भाड़ वाले स्थानों, अपर्याप्त वेंटिलेशन और सुरक्षा मानकों की चुनौतियों का सामना करते हैं। दुख की बात है कि कुछ कारखाने अधिक दुर्घटनाओं के लिए प्रवृत्त होते हैं, और एक प्रसिद्ध उदाहरण है 2013 में हुआ दुखद राणा प्लाजा दहना। असुरक्षित कार्य वातावरण के अलावा कई श्रमिक बहुत कम वेतन कमाते हैं, कभी-कभी एक दिन में $2 से भी कम। इससे श्रमिकों के लिए अपने बुनियादी जीवन यापन के खर्चों को पूरा करना बेहद कठिन हो जाता है। श्रमिक इन कठिनाइयों को क्यों सहन करते रहते हैं? कई लोगों के लिए ये जीवित रहने का मामला है। अन्य क्षेत्रों में सीमित नौकरी के अवसरों के कारण वस्त्र उद्योग अक्सर आय के कुछ उपलब्ध स्रोतों में से एक प्रदान करता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। नतीजतन श्रमिक इन चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, अक्सर ऐसे कपड़े बनाते हैं जो वैश्विक स्तर पर बेचे जाते हैं। आप बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वैश्विक ब्रांडों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में काम करने की स्थितियों के लिए अधिक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। जबकि वस्त्र उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, एक और मौन चुनौती देश के सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करती है: खराब स्वच्छता। लाखों लोगों के लिए साफ पानी और प्रभावी कचरा प्रबंधन पहुंच से बाहर है, जो स्वास्थ्य और कल्याण में बाधाएं उत्पन्न करता है। ग्रामीण क्षेत्रों और ढाका जैसे शहरों में स्वच्छता अवसंरचना मांग के साथ तालमेल रखने में संघर्ष कर रही है। हाल के अध्ययनों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 6 में से 10 लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। इसका मतलब अक्सर खुली नालियां होती है, जहां कचरा सड़कों पर बहता है और स्थानीय जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। जलएड जैसी संस्थाएं बांग्लादेश में अपर्याप्त स्वच्छता से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों को उजागर कर चुकी हैं। दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां आम हैं, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां साफ पानी की पहुंच सीमित है। परिवारों पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। चिकित्सा खर्चों और उत्पादकता में कमी के कारण वित्तीय तनाव उत्पन्न होता है। हालांकि कठिनाइयों के बावजूद प्रगति हो रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि तेज शहरीकरण और सीमित फंडिंग जैसी चुनौतियां बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन बनाती हैं। इस मुद्दे को हल करना स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है। खराब स्वच्छता केवल स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये शिक्षा, आजीविका और समग्र कल्याण पर भी असर डालती है। आप इस संकट का समाधान करने के लिए क्या सुझाव देते हैं? अपनी राय साझा करें और बने रहें, क्योंकि हम बांग्लादेश में जीवन को आकार देने वाले और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की खोज करेंगे। खराब स्वच्छता जैसी चुनौतियों का सामना करने के बाद बांग्लादेश अब एक और गंभीर समस्या का सामना कर रहा है: वायु प्रदूषण। वर्षों से देश को दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा में से एक माना गया है, और ढाका अक्सर सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में से एक के रूप में रैंक करता है। इस समस्या के पैमाने को समझने के लिए ढाका की हवा में छोटे कण होते हैं, जिन्हें PM 2.5 कहा जाता है, जो औसतन 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षा सिफारिशों से बहुत अधिक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जोखिम हो सकते हैं। इस समस्या का क्या कारण है? औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन उत्सर्जन और कृषि प्रथाओं का संयोजन। कारखाने जिनमें ईंट भट्टियां और सीमेंट संयंत्र शामिल है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक छोड़ते हैं। ढाका में पुराने वाहन जो निम्न गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग करते हैं, इस समस्या को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कृषि अपशिष्ट जलाने से धुएं और धूल के बादल उत्पन्न होते हैं। शहरों में निर्माण गतिविधियां भी इस समस्या को बढ़ाती हैं, जिससे हवा में महीन कण निकलते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जाता है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों जनसंख्या को प्रभावित करता है। जबकि कुछ लोग मास्क या एयर प्यूरीफायर का उपयोग करते हैं, ये उपाय अकेले इस व्यापक धुंध का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
हालांकि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पहल की जा रही है, जिसमें स्वच्छ ईंधन का उपयोग, सख्त औद्योगिक नियम और उत्सर्जन को कम करने के लिए नवोन्मेषी तकनीकें शामिल हैं। यदि हर यात्रा में घंटों लगते हैं, तो आप अपने जीवन का कितना हिस्सा ट्रैफिक में बिताएंगे? ढाका में इसका उत्तर बहुत अधिक है। ट्रैफिक जाम केवल एक असुविधा नहीं है, ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक में दैनिक जीवन की एक विशेषता है। हर दिन 1 मिलियन से अधिक वाहन सड़कों पर जाम लगाते हैं। ढाका की सड़कें कारों, बसों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का एक निरंतर युद्ध क्षेत्र है। कल्पना कीजिए कि एक आधे घंटे की यात्रा अक्सर 2 घंटे की कठिनाई में बदल जाती है। सड़कें दिन रात भरी रहती है, जिससे जाम इतना गंभीर हो जाता है कि ढाका अक्सर दुनिया के सबसे जाम वाले शहरों में से एक के रूप में रैंक करता है। समस्या का एक हिस्सा शहर के अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में है। अधिकांश निवासी बसों और रिक्शों पर निर्भर करते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या इन सेवाओं की क्षमता से कहीं अधिक है। लंबी कतारें एक सामान्य दृश्य है, क्योंकि लोग घंटों तक परिवहन की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं आता। जो लोग सवारी पाने में सफल होते हैं, उन्हें भीड़-भाड़ वाली बसों और ट्रैफिक की अप्रत्याशित अराजकता का सामना करना पड़ता है। लेकिन ट्रैफिक इतना खराब क्यों है? तेज शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और पुरानी अवसंरचना ने एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया है। सड़क पर कई वाहन पुराने और अप्रभावी हैं, जो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में योगदान करते हैं। संकीर्ण सड़कें और ट्रैफिक प्रबंधन की कमी स्थिति को और भी खराब बनाती है। जैसे जैसे ढाका बढ़ता है, सड़कें वही रहती हैं जो शहर की बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने में असमर्थ है। ढाका में ट्रैफिक जाम केवल लोगों के जीवन से घंटे नहीं चुराता, बल्कि उनके शरीर और मन पर भी असर डालता है। समस्याओं की जड़ ढाका की संकीर्ण सड़कों में है, जो मूल रूप से शहर की बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थीं। सड़क विक्रेता, रिक्शा और वाहन सीमित स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे एक जीवंत लेकिन चुनौतीपूर्ण वातावरण बनता है। असमान सड़कें और बड़े गड्ढे ट्रैफिक को और धीमा करते हैं और देरी में योगदान करते हैं। बारिश के मौसम में जलमग्न सड़कें यात्रा को और लंबा और अप्रत्याशित बनाती है। कामकाजी लोगों के लिए ये दैनिक चुनौतियां अत्यधिक दृढ़ता की मांग करती है। कई लोग सूर्योदय से पहले अपना दिन शुरू करते हैं ताकि समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सकें, केवल देर से घर लौटने के लिए। ट्रैफिक में घंटों बिताना, व्यस्त शहर की आवाज़ों और दृश्यों से घिरा रहना समय के साथ प्रभाव डाल सकता है। इस तरह की परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से तनाव और उत्पादकता में कमी आ सकती है। लेकिन ढाका के निवासी अद्भुत सहनशीलता दिखाते हैं। बाधाओं के बावजूद वे अनुकूलित होते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। ये समुदाय की ताकत और उनकी विपरीतता का सामना करने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता है। हालांकि स्थिति ढाका के लोगों की रचनात्मकता और सहनशीलता को उजागर करती है, ये भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाती है। दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और जाम के कारण होने वाले तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे कि ट्रैफिक और स्वच्छता की समस्याएं पर्याप्त नहीं थीं, बांग्लादेश के शहरी क्षेत्रों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है: सार्वजनिक सुरक्षा। ढाका, चिटगांव और खुलना जैसे शहर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, जो निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, जिनमें सुरक्षा के बारे में चिंताएं शामिल हैं। ढाका में घनी आबादी वाले पड़ोस और बाजारों, बस स्टेशनों और गलियों जैसे भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं। चोरी जैसे जेबकतरी और संपत्ति अपराध इन हलचल वाले क्षेत्रों में अधिक बार रिपोर्ट की जाती है। सार्वजनिक परिवहन, जिसमें बसें और रिक्शा शामिल हैं, अक्सर यात्रियों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से उन समयों में जब लोगों की संख्या अधिक होती है, जिससे अवसरवादी गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। इन शहरी केंद्रों में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास जारी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी इन चुनौतियों को हल करना अधिक जटिल बना सकती है। कानून प्रवर्तन में समुदाय का विश्वास बढ़ाना
और नागरिकों और अधिकारियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम बने रहते हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताओं का प्रभाव शारीरिक कल्याण से पड़ जाता है। वे उन शहरों में दैनिक दिनचर्या को प्रबंधित करने के तनाव में योगदान कर सकते हैं जो पहले से ही अवसंरचना और आर्थिक दबावों का सामना कर रहे हैं। निवासियों के लिए ये चिंताएं कभी कभी उनके दैनिक जीवन में अतिरिक्त सतर्कता का एक और स्तर जोड़ सकती हैं। बांग्लादेश में शहरी समुदायों की सहनशीलता और दृढ़ता को उजागर करना आवश्यक है। इन चुनौतियों के बावजूद निवासी अनुकूलित होते रहते हैं और सांस्कृतिक समृद्धि और अवसरों से भरे जीवंत गतिशील शहरों में फलने फूलने के तरीके खोजते रहते हैं। नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास एक उज्ज्वल सुरक्षित भविष्य सुरक्षा के निर्माण का वादा करते हैं। बांग्लादेश ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। तीव्र आर्थिक वृद्धि और वस्त्र जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण उन्नति के साथ। हालांकि इस प्रभावशाली प्रगति के साथ साथ ऐसे लगातार चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि देश के विकास को बनाए रखा जा सके। बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। जबकि उद्योग बढ़ रहे हैं, कई लोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर और संतोषजनक नौकरियां खोजने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अवसर अक्सर ढाका जैसे शहरी केंद्रों में केंद्रित होते हैं, जिससे क्षेत्रीय विषमताएं उत्पन्न होती हैं और शहरों पर बढ़ते नौकरी चाहने वालों को समायोजित करने का दबाव बढ़ता है। एक और चुनौती बढ़ती जीवन यापन की लागत है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं कई परिवारों के लिए कम सस्ती हो रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर आवास तक बढ़ती लागत निम्न आय वाले परिवारों पर भारी पड़ रही है, जिससे कई लोग अपने बजट को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालिया आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में महंगाई दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है, जो आर्थिक समाधान की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। अवसंरचना की सीमाएं भी निरंतर वृद्धि में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। सड़कें, बिजली प्रणाली और परिवहन नेटवर्क अक्सर एक फलते फूलते अर्थव्यवस्था की मांगों का समर्थन करने में संघर्ष करते हैं। व्यवसायों के लिए बार बार बिजली कटौती और लॉजिस्टिक चुनौतियां दक्षता में बाधा डालती है, जिससे संचालन को बढ़ाने में कठिनाइयां आती है। ये अवसंरचना की खामियां सुधार के अवसर प्रस्तुत करती है, क्योंकि देश अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा संसाधनों का गलत प्रबंधन और अक्षमताएं विकास परियोजनाओं में देरी कर सकती है और सार्वजनिक प्रणालियों में विश्वास को कमजोर कर सकती है। इन मुद्दों का समाधान अधिक समान विकास और एक मजबूत व्यावसायिक वातावरण के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकता है। हर दिन के नागरिकों के लिए ये चुनौतियां व्यक्तिगत होती हैं। परिवार बढ़ती लागत का प्रबंधन करने के लिए मेहनत करते हैं, उद्यमी अविश्वसनीय संसाधनों के साथ काम करते हैं और युवा लोग प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में अवसर सुरक्षित करने की आकांक्षा रखते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद बांग्लादेशी लोगों की सहनशीलता और दृढ़ता एक उज्ज्वल भविष्य की आशा को आगे बढ़ाती है। बांग्लादेश, जो सदियों के इतिहास और सांस्कृतिक आदान प्रदान से आकारित एक राष्ट्र है, धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है। जबकि ये मुख्य रूप से एक मुस्लिम देश है, इसकी परंपराएं और प्रथाएं हिंदू, बौद्ध और आत्मीय प्रभावों का समृद्ध मिश्रण दर्शाती हैं। समन्वय की यह अनूठी घटना दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृतियां आपस में मिलकर बांग्लादेश की एक विशिष्ट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने में योगदान करती हैं। इस्लाम के आगमन से पहले 13वीं सदी में यह क्षेत्र हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं का एक समृद्ध केंद्र था। पाल वंश जैसे राजवंशों ने महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म का समर्थन किया, जिसने कला, वास्तुकला और अनुष्ठानों की एक विरासत छोड़ी। जब मुस्लिम व्यापारी और बाद में बंगाल सुल्तानत और मुगल साम्राज्य के शासकों ने इस्लाम को पेश किया, तो ये स्थानीय परंपराओं के साथ मिल गया। संगठित धर्म से जुड़े कठोरता के विपरीत बांग्लादेश में इस्लाम समावेशी रूप से विकसित हुआ, जो पूर्व व्याप्त विश्वासों के तत्वों को शामिल करता है। धार्मिक त्योहार इस सांस्कृतिक मिश्रण को और उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए सबे बारात का उत्सव, इसे अक्सर पटाखे और तेल के दीप जलाकर मनाया जाता है। हिंदू त्योहारों जैसे दीपावली से बहुत मिलता जुलता है।
ये परंपराएं अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो दिखाती हैं कि बांग्लादेश में इस्लामी प्रथाएं स्थानीय संस्कृति के साथ कैसे अनुकूलित हुई है। ये समन्वय केवल अतीत की एक धरोहर नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश में लोगों द्वारा अपने विश्वास का अभ्यास करने और अपने समुदाय के साथ जुड़ने के तरीके को भी आकार देता है। ये मानव आध्यात्मिकता की सहनशीलता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है, भले ही एक देश महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा हो। बांग्लादेश में जीवन की चुनौतियों की खोज करने के बाद, चलिए एक ऐसे विषय में गोता लगाते हैं जो सभी जीवन के क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है: भोजन। बांग्लादेश में व्यंजन केवल एक भोजन नहीं है, ये एक अनुभव है जो देश के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। यदि आप बांग्लादेश का दौरा करते हैं तो एक व्यंजन जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वह है बिरयानी। ये प्रतिष्ठित भोजन लंबे दाने वाले चावल, सुगंधित मसालों और नरम मांस के टुकड़ों का संयोजन है, जो आमतौर पर चिकन, बीफ या मटन होता है। सुअर का मांस कभी नहीं उपयोग किया जाता, जो मुख्य रूप से मुस्लिम जनसंख्या की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करता है। क्षेत्र या रेस्तरां के आधार पर कभी कभी सब्जियां भी शामिल की जाती हैं। परिणाम: एक ऐसा व्यंजन जो स्वाद से भरा होता है, हर कौर में परंपरा का स्वाद प्रदान करता है। बांग्लादेशी बिरयानी को अलग बनाता है उसका बनाने और परोसने का तरीका। शेफ अक्सर इस व्यंजन को अपने हाथों से तैयार करते हैं, जो स्थानीय संस्कृति में गहराई से निहित है। यहाँ हाथों से खाना खाना सामान्य है, और यदि आप साहसी महसूस कर रहे हैं तो आप इसे खुद आजमाना चाह सकते हैं। ये भोजन और संस्कृति के साथ जुड़ने का एक अंतरंग, संवेदी तरीका है। बांग्लादेश में भोजन के प्रति प्रेम केवल बिरयानी तक सीमित नहीं है। इस देश में भोजन का एक अनूठा रिदम होता है। नाश्ते में अक्सर किन्वित चावल, जिसे पांता कहा जाता है, या फुल्के चावल, जिसे मूरी कहा जाता है, परोसा जाता है। दोपहर के भोजन में दाल के साथ परोसा जाता है, जबकि रात का खाना, जो आमतौर पर रात के अंत में लिया जाता है, वह चावल और दूध का आरामदायक संयोजन हो सकता है। सड़क का भोजन बांग्लादेशी पाक संस्कृति का एक और आधार है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार आधे से अधिक जनसंख्या सप्ताह में कम से कम एक बार सड़क के भोजन का आनंद लेती है। पर्यटकों के लिए सड़क के स्टॉल स्थानीय स्वादों का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करते हैं, अक्सर रेस्तरां में खाने की तुलना में एक अंश मूल्य पर। देश की खाद्य संस्कृति बांग्लादेश में हर साल लगभग 4 लाख पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो इसके जीवंत व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। बांग्लादेशी भोजन अपने तीव्र मसाले स्तर के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर लाल मिर्च पाउडर की भरपूर मात्रा होती है, जबकि ये हर कौर में एक तीखा स्वाद जोड़ता है। ये आपके पेट को असहज भी कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ऐसी गर्मी के अभ्यस्त नहीं है। यहाँ तक कि सबसे स्वच्छ सेटिंग्स में भी तीखे स्वाद एक चुनौती हो सकते हैं, इसलिए एक पाखरा के लिए तैयार रहें जो आपके स्वाद को चुनौती दे सकती है। यदि आप बांग्लादेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो वीज़ा प्रक्रिया को समझना एक सहज और तनाव-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। चाहे आप पर्यटन, व्यवसाय या काम के लिए यात्रा कर रहे हों, सही दस्तावेज होना और विशिष्ट आवश्यकताओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश विदेशी नागरिकों के लिए एक पर्यटक वीज़ा आवश्यक है और आमतौर पर 30 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। हालांकि ये अवधि आपके गृह देश के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत से आने वाले यात्रियों के लिए नियम यूरोप या उत्तरी अमेरिका से आने वालों की तुलना में थोड़े भिन्न हो सकते हैं। एक पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और भरा हुआ वीज़ा आवेदन पत्र चाहिए। अतिरिक्त दस्तावेज जैसे आवास का प्रमाण या वापसी टिकट आपकी राष्ट्रीयता के आधार पर आवश्यक हो सकते हैं। वीज़ा आवेदन या तो निकटतम बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास में व्यक्तिगत रूप से या आपके स्थान के आधार पर आधिकारिक वीज़ा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रसंस्करण के लिए 7 से 10 कार्य दिवसों का समय लेने की सिफारिश की जाती है, इसलिए अंतिम क्षण की देरी से बचने के लिए पहले से योजना बनाएं। वीज़ा शुल्क आवेदक के देश के आधार पर भिन्न होते हैं।
2024 में अमेरिकी नागरिक एकल प्रवेश पर्यटक वीजा के लिए लगभग $60 का भुगतान करते हैं, जबकि कई यूरोपीय देशों के नागरिकों से लगभग $48 लिया जाता है। आवेदन करने से पहले हमेशा वाणिज्य दूतावास के साथ नवीनतम शुल्क की पुष्टि करें। व्यवसाय यात्रा करने वालों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है और कुछ मामलों में भूटान और मालदीव जैसे कुछ देशों के नागरिकों को आपसी समझौतों के तहत अल्पकालिक व्यवसाय यात्रा के लिए वीजा छूट मिल सकती है। व्यवसाय वीजा आवेदकों को उनकी यात्रा की प्रकृति के आधार पर बांग्लादेशी संगठन से आमंत्रण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इन आवश्यकताओं की पुष्टि करना सुनिश्चित करें ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें। यदि आप बांग्लादेश में काम करने की योजना बना रहे हैं, तो देश के आयकर नियमों का ध्यान रखें। विदेशी श्रमिकों पर आमतौर पर उनके आय पर 30% की समतल दर से कर लगाया जाता है। हालांकि कुछ देशों के साथ डबल कराधान समझौते होने पर यह दर कम हो सकती है या कुछ प्रकार की आय के लिए छूट दी जा सकती है। इन नियमों का पालन करना देश में एक सहज पेशेवर अनुभव के लिए महत्वपूर्ण है। बुकमार्क 9 ठीक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।